क्या आपको पता था कि किस तरह से आज देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है? आप ही तो कहते थे कि उस देश की करेंसी गिरती है जिस देश का शासन, सरकार और राजा जो है करप्ट होता है। तो क्या आप करप्ट हैं? पेस्टिसाइड और बीज के दाम बढ़ाकर कितना बोझ किसान के ऊपर डाला, ये नहीं पता है आपको। आप बताइए ना कौन सा आंकड़ा है, मैं आपको चैलेंज करता हूं। 3 आंकड़े बताइए, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे महिला अत्याचार का हो और चाहे भ्रष्टाचार का हो। तीनों पे चैलेंज करता हूं। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार। बताइए महंगाई दर कितनी है? मैं फिर कहूंगा, बोलिए। आप बताइए। आज देश की जनता सुने। अक्टूबर में 4.87% बता दिया। मैं फिर बताता हूं। बेस ईयर को चेंज करके आप तमाम आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं। आज सर्दी के मौसम में पालक और मटर और गाजर की सब्जियों के दाम क्या है? आप मुझे 4 आइटम बता दीजिए कि हमने ये सस्ते कर दिए। पेट्रोल और डीजल से लेकर गैस के सिलेंडर से लेकर आपने 4 राज्यों में अभी चुनाव हुए, आपने कहा 450 500 रुपए में सिलेंडर देंगे और उसके बाद तुरंत आप मुकर गए। क्या ये सच नहीं है? 1 महीना हो गया राजस्थान की सरकार को मंत्री नहीं मिले। क्या गंगानगर में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया होगा? शायद मुझे लगता है। आप केवल और केवल चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के अलावा आपको गवर्नेंस से कोई मतलब नहीं है। आप मिलीजुली सरकार, मजबूरी की सरकार, गठबंधन की मजबूरियां, लेकिन पिछली बार बिहार की सीटें हो, महाराष्ट्र की सीटें हो, आप शिवसेना के साथ जीते इतनी सीटें, बिहार में आप जेडीयू के साथ जीते इतनी सीटें, क्या आपके लिए चुनौती नहीं होगी? आप उनसे तो करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। कौन है वो? वोट करने उधर भी जा सकते हैं। तो फिर मिली जुली है या अलग अलग है, ये सब कोई नहीं देखता। आपने बिल्कुल सही कहा कि इनकम्बेंट के खिलाफ गुस्सा होता है। जब मोदी जी ने प्रशासनिक राजनीति में पदार्पण किया था, यानी 2001 में, तब यही एक एस्टैब्लिश फैक्टर था भारत की राजनीति में, एंटी इनकम्बेंसी, यानी जो सत्ता में है उसके विरुद्ध नाराजगी होगी और अगली बार वो चुनाव हार जाएगा। पर मोदी जी ने अपनी क्षमता और गुड गवर्नेंस के द्वारा और ईमानदारी निष्ठा से जो काम किया, लगातार 3 बार गुजरात में, और उस एंटी इनकम्बेंसी के कॉन्सेप्ट को प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया, और 2 बार केंद्र में। आप देखिए उसके बाद देश का भी ट्रेंड बदला। मध्य प्रदेश में हम लगातार कई बार जीते हैं, कई राज्यों में हम दोबारा जीते, उत्तर प्रदेश से राज्य दोबारा जीत गए। अर्थात अब जनता में भी एक बदलाव आ रहा है। यहां की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। मैं आपको एक बात कहूं, थोड़ा विश्लेषण वाली दृष्टि से, 1990 के दशक में आजादी मिले 40-42 साल हो गए थे, तब तक लोगों के मन में भावना आई थी कि मेरा स्थान क्या। तो बहुत सारे लोगों ने उसका लाभ उठाकर इसने उसको स्थान नहीं दिया, उसको स्थान नहीं दिया, और वो सारी बातें करके कहा तो सामाजिक न्याय और बढ़ाई अपने परिवार की आय। अब एक पीढ़ी और गुजरी, 2010 का दशक आया, आप सबको समझ में आ गया, पढ़ाई लिखाई का प्रतिशत बढ़ गया, साक्षरता बढ़ गई, सबको समझ में आ गया कि कौन हमें चूरन दे रहा है और कौन वास्तविकता में कार्य कर रहा है। इसलिए आप देखिए कि अब अस्थिर सरकारों का दौर समाप्त। शर्मा जी, प्रधानमंत्री के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पर आपका रिएक्शन, और मिली जुली सरकार, मजबूर सरकार, ये परेशानी पीएम दिखा रहे हैं जब आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि ये पहले भी इनका प्लान रहा है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद के मुद्दे पर आपको घेरते हुए। क्या है आपका जवाब? अभी बदत है भाई, अभी बदत। हम तो पूछ रहे हैं कि क्या वो चक्की पिसिंग वाले परिवारवादी नहीं थे? क्या वो करप्ट नहीं थे? क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं थे? क्या उनको आपने पार्टी में शामिल करके, अपनी सरकार में शामिल करके, क्या महाराष्ट्र की कुंजी नहीं दी आपने? आप किस मुंह से कहते हैं मोदी साहब कि आप मजबूत हैं? मणिपुर के बाद भी आप कहते हैं कि आप ये मजबूत सरकार चला रहे हैं। 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करा पाए आप, आज तक आप अभी भी कहते हैं कि आप मजबूत सरकार चला रहे हैं। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए आज। इंडिया टुडे को आपने इंटरव्यू दिया, किसने लिया, क्या सवाल थे, हमें नहीं मालूम है, देश को नहीं मालूम है। जरूर आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं आप? मैं कल ही उसमें सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था किस प्रधानमंत्री ने कितने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। आप सबसे ज्यादा मजबूर सरकार चला रहे हैं मोदी साहब। पूर्ण बहुमत होने के बाद भी आप 150 सांसदों को संसद से बाहर कर देते हैं, संसद में चर्चा नहीं करने देते हैं। अडानी और अंबानी को आप मदद पहुंचाते हैं, 25-25 लाख करोड़ रुपया व्यापारियों का माफ हो जाता है, और देश के ऊपर 5 गुना कर्जा आप बढ़वा देते हैं। 700 किसान शहीद हो जाते हैं। आपसे ज्यादा कमजोर और जिस तरह की सरकार, मजबूर सरकार आप चला रहे हैं, आज तक कभी नहीं चली। वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार मजबूर है। देखिए, अगर कोई ये कहे कि मोदी जी की सरकार मजबूर है, तो वो किस मजबूरी में बोल रहा है, इसको बहुत मजबूती से समझा जा सकता है। हम समझ सकते हैं, क्योंकि आजकल कांग्रेस के प्रवक्ता लोग झूठ इस शब्द का बहुत प्रयोग करने लगे। अरे भाई, बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर आप इस तरह की बात कहना चाहते हैं, जिन भी विषयों के ऊपर इन्होंने कहा कि हम जाति और उस पर समाज में बांटते हैं, जातिगत जनगणना की बात कौन कह रहा है? कांग्रेस पार्टी। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, किसने समाप्त की थी जातिगत जनगणना? 1951 में नेहरू जी की सरकार ने, आजादी से पहले होती थी, और साफ साफ ये कहा था कि इसलिए जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे क्योंकि यहां अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति है। अब कहिए ना कि अब बदल गए या अब अंग्रेजों की उसी नीति पे आ गए। भूल गए, जात पे ना बात पे, पात पे इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब पार्टी ले आए फुटपाथ पे। लेकिन जो आरोप अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं, शशि थरूर कह रहे हैं कि 2024 जीते गुजरात मॉडल पर, 2019 जीते पुलवामा पर, और 2024 में आप राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, आबू धाबी में बैप्स हिंदू मंदिर के उद्घाटन के साथ हिंदू हृदय सम्राट बनकर जीतना चाहते हैं। देखिए, ये धर्म नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक मैं यथार्थ भी बता दूं, सिर्फ इतना ही नहीं, आप ही के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जब हमारी सरकार आई तो भारत की अर्थव्यवस्था 167 लाख करोड़ की थी जीडीपी, अब 312 लाख करोड़ है। डबल हुआ कि नहीं? यहां की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। डबल हुई कि नहीं बताइए? 2014 में 11.1 करोड़ ईपीएफओ, इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड खाते, यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाते। दर्शकों को समझने के लिए कहता हूं, कर्मचारी जब बनता है तो अपना पैसा जमा करता है और फिर उसका जो नियोक्ता यानी इंप्लॉयर जमा करता है। अब वो 27 करोड़ है, 16 करोड़ हवा में क्रिएट हो गए क्या? मतलब कोई पैसा भी डिपॉजिट करने लगा और कोई इंप्लॉयर भी आ गया है डिपॉजिट करने लगा। अब जहां तक हिंदू हृदय सम्राट की बात करते हैं, तो हम लोगों को अंजना जी याद, हमारे बचपन में कहा जाता था जिस दिन राम मंदिर बनने लगेगा मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। और आज
राम मंदिर भव्यता और दिव्यता के साथ उभर रहा है और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस G20 के बाद एक दिन एक्स्ट्रा रुकते हैं भारत के साथ व्यापारिक समझौते के लिए। यूनाइटेड अरब अमीरात, अरब और यूरोप से लेकर भारत के बीच में स्पेशल इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का करार कर रहा है साहब। इसीलिए आप सोचिए कि कौन मजबूर था, कौन डरा हुआ था और किसने दृढ़ता के साथ खड़े होकर भारत ही नहीं वैश्विक परिदृश्य को भी चेंज कर दिया है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं, जो आप झूठ, और फिर एक और बात कह दूं, मिलीजुली सरकार पे, इनकी तो ऐसी मिलीजुली है गठबंधन, पता नहीं मिलते हैं न जुलते हैं, अपने ही मन से चलते हैं। अब संजय राउत जी कह रहे हो तो 23 सीटें लड़ूंगा, भाई आधी सीटें देने वाले क्या? अब बताइए, वो कहते हैं हम दिल्ली में एक को सीट नहीं देंगे, तो इनका गठबंधन, मतलब कांग्रेस पार्टी कहती है नहीं हम पंजाब में अकेले लड़ेंगे। अब बताइए वो अखिलेश जी और उनके बीच में क्या क्या हो रहा है। तो भैया आप तो ऐसी मिली जुली चला रहे हैं, न मिलती है न जुलती है, बस अपने ही मन से चलते। साले का खोपड़ी तोड़। चर्चा की शुरुआत करते हैं, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि ना मिलते हैं ना जुलते हैं, खाली आप इधर उधर की बात करते हैं। और अब तो मतभेद सामने आ रहे हैं ना आलोक जी। 23 सीट कह रहे हैं वो दीजिए, शिवसेना को आप देंगे 23 सीट। नंबर 2 की पार्टी थे आप, 7 के 7 सीटों पर दिल्ली में, अगर मैं सही हूं तो, ठीक ना? लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है वो आपको नहीं देंगे देखिए, लोकसभा की सीटों के बंटवारे के ऊपर बातचीत चल रही है और ये मीडिया का मंच नहीं है कि मैं बताऊं कि किस पार्टी के साथ कौन सी चीजों पर कौन सा हमारा समझौता होगा और कौन किस सीटों पर कितनी संख्या पर लड़ेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 2014 और 2023 हम तो पूछना चाहते हैं, मोदी साहब आप कहते हैं आपको तो अंतिम बिंदु पता होता है, क्या आपको ये पता था कि 3 काले कानून आएंगे और उनको वापस लेना पड़ेगा? क्या आपको पता था कि एनसीआरबी के आंकड़े 2016 के बाद किसानों की आत्महत्या के मैं बंद कर दूंगा? क्या आपको पता था कि 2013 से 2023 तक महिलाओं पर अत्याचार 38.3% बढ़े हैं? क्या आपको पता था कि निर्भया फंड का 60% जो है वो रिलीज ही नहीं हुआ है? क्या आपको पता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 78.9% जो फंड है वो एडवर्टीजमेंट पे खर्च होगा? क्या आपको पता था कि किसानों की आय 2022 में डबल ना होकर 32 रुपए से 27 पर आ जाएगी? क्या आपको पता था कि जल जीवन मिशन में जो आंकड़े 2 जुलाई 2023 को दिए गए वो आंकड़ों में इतना ज्यादा फर्क होगा कि 1,68,000 गांव की जगह वो केवल 58,000 गांव में सर्टिफिकेट इश्यू होंगे? क्या आपको पता है कि आयुष्मान भारत में मात्र और मात्र एक फोन नंबर पर हजारों, एक बेनिफिशियरी, एक फोन नंबर पर हजारों बेनिफिशियरी हैं और मात्र 1.86 लाख फोन नंबर पर 1.25 करोड़ बेनिफिशियरी हैं? इतना बड़ा घोटाला होगा, क्या आपको पता था? क्या आपको पता था कि पीएम आवास में आप कह रहे हैं कि 4 करोड़ घर दिए और आपके सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि 75.51 लाख मकान बने? क्या आपको पता था कि 80 करोड़ लोगों को खाना देने के बाद भी हंगर इंडेक्स में हम नीचे चले जाएंगे? क्या आपको पता था कि 2 करोड़ रोजगार का जुमला देकर आप चले गए? शाबाश! क्या आपको पता था कि नोटबंदी के इतने बड़े दुष्परिणाम आएंगे कि जो कैश फ्लो है वो डबल हो जाएगा? क्या आपको पता था कि चाइना घुसा हुआ है और मैं क्लीन चिट दे रहा हूं? क्या आपको पता था कि मणिपुर में क्या होने जा रहा है? क्या आपको पता था ये सब तमाम चीजें कि किस तरह से चाइना घुसकर हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है? क्या आपको ये सब चीजें नहीं पता थी? क्या आप एक बार भी मणिपुर के ऊपर 2 शब्द नहीं बोल सकते शांति के लिए? क्या आपको पता था कि पहलवान बेटियों के साथ क्या हो रहा है? क्या आपको पता था कि किस तरह से आज देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है? आप ही तो कहते थे कि उस देश की करेंसी गिरती है जिस देश का शासन, सरकार और राजा जो है करप्ट होता है। तो क्या आप करप्ट हैं? आप एक भी जांच आज तक क्यों नहीं करा पाए? आप तो कहते थे कि जिसकी साख गिरती है सरकार की उसके यहां पर इस तरह से रुपए की वैल्यू गिरती है। हम तो पूछना चाहते हैं मोदी साहब, 2024 के अपने भाषण उठाकर देखिए, आपको स्वयं लज्जा आएगी आपने कौन कौन से भाषण दिए थे और आज क्या हालत है। क्या आपको ये पता था कि जीएसटी आप किसानों के इक्विपमेंट्स के ऊपर, फार्म इक्विपमेंट्स के ऊपर भी लगाएंगे और उनको आप 2,000 रुपए देकर केवल वोट मांगेंगे? क्या आपको ये पता था कि राम मंदिर बनेगा और उसके ऊपर मैं केवल वोट मांगूंगा? आपको 10 साल हो गए हैं, 10 साल में आप बताइए आर्थिक नीति आपकी कहां पहुंची? आप कहते हैं कि साहब अर्थव्यवस्था आगे बढ़ गई, हर 10 साल में जीडीपी लगभग डबल हो जाती है, ये नेचुरल है। अगर आप 1947 से आज तक उठाकर देख लेंगे तो आप मुझे बता देंगे, ठीक है। लेकिन तमाम आंकड़े आप झूठे देते हैं देश को और तमाम झूठे आंकड़ों पर वोट मांगते हैं और जब वोट मांगने का टाइम आता है तो 80-20 शमशान कब्रिस्तान करते हैं। धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे वो? आए बाएं साएं कुछ भी पता था बोलने के बाद मैं सिर्फ अब तथ्यात्मक आधार पर बोलता हूं। इन्होंने कहा किसान की आय 27 रुपए हो गई, मतलब प्रतिदिन आपने कहा ना? हाँ, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति भाई साहब 6,000 रुपए तो मिल रहे हैं, ये तो डायरेक्ट दिए जा रहे हैं। क्या वो आए हैं? हाँ सुनिए, डायरेक्ट 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, यानी 500 रुपया महीना। जरा 30 से डिवाइड करिए, क्या वो आए? 22-23 रुपए तो यही हो गए पर डे। वो आए हैं क्या? गजब की बात कर देंगे, पता नहीं कहां कहां आंकड़ा कर देंगे। आप डिस्टर्ब मैंने नहीं किया, मैंने शांति से आपकी बात सुनी। मैंने इसीलिए कहा जिंतों के खाते में सीधे पहुंच रहे हैं और ये डिजिटल डाटा है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कहता हूं झूठ की बुनियाद के ऊपर आकर कांग्रेस के लोग कुछ भी बोलना शुरू कर देते। अरे भाई 22-23 रुपए तो सीधे पहुंच रहे हैं। अब बताइए जो नीम कोटेड यूरिया है 3,000 रुपए उसका इंटरनेशनल में एक बोरी का दाम है, 300 रुपए मिला। मतलब इनका कहना है कि किसान को बाकी से तो 2 रुपए की भी आमदनी नहीं हो रही। ऐसे बचकाने तर्क। अभी मैंने ईपीएफओ का डाटा बोला, अगर ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक और बात बताता हूं, इन्होंने कहा महंगाई और बेरोजगारी, तो बता दो भाई कितनी है महंगाई, कितनी है बेरोजगारी। मैं बताना चाहता हूं 2014 से आज तक कोविड का भी दौर देखकर, इस भयंकर दुनिया में जब मंदी छाई हुई है, युद्ध का दौर है, हमारी औसत महंगाई की दर आपके ही इस इंटरव्यू में बताया 5% है।
इनके जमाने में सब कुछ बढ़िया था। और मैं दर्शकों से कहता हूं 2004 का चिदंबरम का पहला वो जो फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में फ्लोर द हाउस में दिया बयान देखिए, उन्होंने कहा बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रोबस्ट, इकोनॉमी इज इन साउंड पोजीशन। और 2014 का अरुण जेटली जी का देख लीजिए क्या स्थिति थी। उसके बाद 8.2% महंगाई दर 10 साल के औसत, हमारी 5%। इसीलिए मैं कहता हूं आए बाएं साएं कुछ भी आकर बोलना शुरू कर देना। अब कांग्रेस के लोग जो भी उनको देते होंगे हंगर इंडेक्स, क्या बात करते हैं हम हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान से पीछे हैं, अफगानिस्तान के बराबर है, जहां पे लोगों ने टीवी में देखा गोलियां चल रही, दंगे चल रहे, लोग मार काट कर रहे हैं, अनाज के लिए भूखों मर रहे हैं कि जिन देशों में नौबत है हम उनसे नीचे। पहली तो वो किसी निचली मानसिकता के वो लोग हैं जो ऐसी हंगर इंडेक्स बनाते हैं, उनसे ज्यादा निचली मानसिकता के वो हैं जो आके यहां पे कहते हैं एक तरफ क्या कह रहे हैं 80 करोड़ को खाना मिल रहा और दूसरी तरफ हंगर इंडेक्स में नीचे। गजब है साहब, अद्भुत है साहब, जिस ढंग का ये लोग दुष्प्रचार करने का प्रयास करते हैं। अब किसानों की बात कहता हूं, ये बार बार कहते हैं 700 किसानों की मृत्यु हुई, कहां हुई? दिल्ली में। अधिकांश किसान कहां थे? पंजाब के। दर्शकों को पता है किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है डेथ सर्टिफिकेट इशू होता है, डेथ सर्टिफिकेट कॉज ऑफ डेथ लिखा होता है, दिखाइए ना 700 डेथ सर्टिफिकेट, दोनों में से हमारे, और वो राज्य सरकार इशू करती है कि इनका कोई लेना देना नहीं। दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार दिखाए, पंजाब में तो आपकी थी, अब तो आपके गठबंधन की है, आके कुछ भी बोलना शुरू कर देना। इसीलिए मैंने कहा है अब जब कुछ नहीं रह गया है तो झूठ के पुलिंदे बनाकर, जो गोबल्स ने कहा था ना, जो हिटलर का प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी था, और वैसे ही अब झूठ 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 विदाउट सोर्सेस कोट करना और उसके बाद हल्ला मचाने का प्रयास करना। 7.8% की ग्रोथ रेट है, ये तो IMF कहता है ना, वहीं जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह काम किए हैं, ये भी झूठ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के सामने यह समस्या है, सच की बुनियाद पे बात करिए, अब झूठ पे जनता बहकने वाली नहीं। इसीलिए मैं करोड़ों दरगों से कहता हूं, मेरी बात पे विश्वास करिए ना, इनकी बात पे। जो मैंने डाटा कहे, जो मैंने सोर्सेस कहे, जाके कोट कर लीजिए, और जो इन्होंने कहा है विदाउट सोर्स कहा है, जाके उसका कंपैरिजन कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी। आप झूठ का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मोदी के हेट्रेड में, उनके खिलाफ नफरत की वजह से। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं राहुल गांधी, वो कह रहे हैं कि दरअसल आप नफरत फैला रहे हैं मोदी के खिलाफ। देखिए, मोदी जी के तमाम भाषण किस तरह के रहे हैं। मोदी जी तो ये कहते थे कि 2014 से पहले जो इस देश में जन्म लेता है उसको शर्म आती है कि उसने हिंदुस्तान के अंदर जन्म क्यों ले लिया। हम तो पूछना चाहते हैं मोदी जी, 2014 से जब आप आए थे तो 10 लाख इंजीनियर नासा में बैठे हुए थे। 10 लाख के करीब इंजीनियर हिंदुस्तान से बाहर थे जो हिंदुस्तान से पढ़कर तो 10 लाख इंजीनियर नासा में थे। मैं केवल नासा में नहीं, तमाम जो भी संस्थान है उनके अंदर हिंदुस्तान से बाहर थे। हम तो केवल ये पूछ रहे हैं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े आपके आने से पहले हो गए थे। 2014 में 3 साल के खाद्यान्न भंडार आपको भर के दिए, 16 लाख की आर्मी आपको दी। इस देश के मजदूर से लेकर हर सरकार ने बहुत काम किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि आपको लगता है कि इस देश में पहले कुछ नहीं था और केवल आपके आने के बाद सब कुछ हुआ है। मैंने जितने आंकड़े दिए हैं, एक एक आंकड़ा या तो सरकारी उससे है या प्रतिष्ठित न्यूज पत्रिका का आंकड़ा है। 2013 के बाद से आज तक के NCRB के आंकड़े में 38% अगर महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है तो मेरे आंकड़े नहीं है। अगर 700 किसानों की डेथ हुई है, आप डिनाई करते हैं, तो किसान भाई सुने कि आपकी जो जिस तरह से आपकी मृत्यु हुई, आत्महत्या हुई और तमाम चीजें हुई यहां पर बॉर्डर पर, उसको भाजपा मानने को भी तैयार नहीं है। और यही कारण था कि जब इस बड़े लेवल पर हत्याएं हुई और तमाम चीजें हुई तो आप लोगों ने उस 3 काले कानूनों को वापस ले लिया। और जो 3 आप लोगों ने वायदे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ कि हम केसेस वापस लेंगे, बिजली के बिल माफ होंगे और MSP की गारंटी देंगे। आज कमेटी की एक मीटिंग तक नहीं हुई है। किसानों के साथ आपने ये छलावा किया और ऊपर से आप कहते हैं कि हमने 6000 रुपए उनको सालाना दे दिए, लेकिन जीएसटी लगाकर और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर आपने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और बीज के दाम बढ़ाकर कितना बोझ किसान के ऊपर डाला, ये नहीं पता है आपको। आप बताइए ना कौन सा आंकड़ा है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, 3 आंकड़े बताइए, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे महिला अत्याचार का हो और चाहे भ्रष्टाचार का हो। तीनों पे चैलेंज करता हूं। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार। बताइए महंगाई दर कितनी है? मैं फिर कहूंगा, बोलिए, आप बताइए। आज देश की जनता सुने, अक्टूबर में 4.87% मैंने बता दिया। मैं फिर बताता हूं, बेस ईयर को चेंज करके आप तमाम आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं। आज सर्दी के मौसम में पालक और मटर और गाजर की सब्जियों के दाम क्या है? आप मुझे 4 आइटम बता दीजिए कि हमने ये सस्ते कर दिए। पेट्रोल और डीजल से लेकर गैस के सिलेंडर से लेकर, आपने 4 राज्यों में अभी चुनाव हुए, आपने कहा 450 और 500 रुपए में सिलेंडर देंगे और उसके बाद तुरंत आप मुकर गए। क्या ये सच नहीं है? 1 महीना हो गया राजस्थान की सरकार को मंत्री नहीं मिले। क्या गंगानगर में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया होगा? शायद, मुझे लगता है। आप केवल और केवल चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के अलावा आपको गवर्नेंस से कोई मतलब नहीं है। आप मिली जुली सरकार, मजबूरी की सरकार, गठबंधन की मजबूरियां, लेकिन पिछली बार बिहार की सीटें हो, महाराष्ट्र की सीटें हो, आप शिवसेना के साथ जीते इतनी सीटें, बिहार में आप जेडीयू के साथ जीते इतनी सीटें, क्या आपके लिए चुनौती नहीं होगी? आप उनसे अलग हो गए तो शिवसेना हमारे साथ जीती है, हम शिवसेना के साथ जीते। हम शिवसेना से अलग हुए 2014 में, जितनी सीटें हमें शिवसेना नहीं दे रही थी उससे ज्यादा हम अकेले दम पे जीत के आए। इसलिए बिहार में हम अलग हुए 2014 में, याद करिए, ये लोग 2 सीटें जीते, हम 30 से अधिक सीटें जीते। वास्तविकता यह है कि अब वो दिन भी लद गए जब कोई दूसरे के कंधे पर लद कर यह दिखाने का प्रयास करता था कि बिहार में, पुनः याद दिलाना चाहता हूं, 1995 हमारा पहली बार गठबंधन हुआ, समता पार्टी की 7 सीटें थी, अविभाजित बिहार हमारी 42। लालू प्रसाद यादव जी के पूरे शासनकाल में नेता प्रतिपक्ष भाजपा का, पहली बार नीतीश कुमार जी ने शपथ ली 1999 में, ज्यादा विधायक हमारे। समझ रहे हो? इसलिए यह भी एक यथार्थ है, हमने उदार हृदय दिखाया और अपना अधिक बहुमत होने के बावजूद बिहार में उनको अधिक क्षमता दी शिवसेना थी। हम कहीं बड़े दल, 177 सीटें शिवसेना लड़ती थी, 117 सीटें हम लड़ते थे। इसके बावजूद हम ये कहते थे जिसका ज्यादा संख्या आएगी वो बनेगा सीएम। तो मानी बात है, शिवसेना का बनेगा।
भाई ये तो बाला साहब ठाकरे जी के जमाने का एग्रीमेंट था। अब हमारी सीटें ज्यादा आ गई और आपसे बहुत ज्यादा आ गई। अरे बाबा! फिर भी सीएम आपका होना चाहिए, ये तो गठबंधन की शर्त नहीं थी, इसलिए मैं मान रहा हूं कोई ऐसी बात नहीं। इन्होंने कहा सीटें, मैं इनसे अपेक्षा नहीं करता है, सामने बताएं, मगर कम से कम जो बातें बोल रहे हैं उसका स्रोत और यथार्थ बताएं। एक बात बता देना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि चुनाव हुए हिमाचल में, इन्होंने कहा था ना कि पेट्रोल डीजल कम करेंगे, आने के साथ एक हफ्ते में 3-3 रुपया फटाफट बढ़ाया था, 2 बार बढ़ा चुके। काय बढ़ा दिया था भाई? अब मैं बताना चाहता हूं क्यों बढ़ाया था। हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां पर इन्होंने कहा ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। विदाउट ओल्ड पेंशन स्कीम 80% रेवेन्यू सरकार का जा रहा था केवल सैलरी में और पेंशन में, और जैसे ही आपने ओपीएस किया वो 100% से ऊपर हो गया। अब आपको पता था कि टैक्स बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं, मतलब जनता से एक जेब से निकालो और दूसरे में दो। राजस्थान में 450 में कर दिया सिलेंडर। हम तो कह रहे हैं उज्ज्वला योजना का 450 में देंगे। उज्ज्वला योजना कहा, चल झूठा। इसलिए हम ये बात करें, हमने कहा 50 करोड़ जो गरीब हैं उनको देंगे आयुष्मान भारत। हमने कहा जो 80 करोड़ आवश्यक है उनको देंगे अन्न। ये नहीं कि इनकी तरह कोई होमवर्क मत करो, कोई एक्सरसाइज मत करो, कह दो सबको दे देंगे, इनको दे देंगे। और जिन्होंने महिलाओं पर अत्याचार के आंकड़े की बात कही, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं राज्यवार आंकड़ा दीजिए ना, देश भर का आंकड़ा कोई अपने आप तो आया नहीं होगा। ज्ञान GYAN का भी फुल फॉर्म बताया है अपनी तरफ से। इससे पहले भी 4 जातियों की बात पीएम कर चुके हैं आलोक शर्मा जी। पीएम कहते हैं कि महिलाएं, युवा, किसान और गरीब वो जातियां हैं। आप कह रहे हैं ये जाति की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जबकि जाति जनगणना का आप लोग ट्रम्पेट बजाए जा रहे हैं हर जगह। बीते दिन भी राहुल गांधी एक तरफ नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान, दूसरी तरफ जाति जनगणना। जाति के आधार पर ही वोट मिल सकते हैं, ये इंडिया गठबंधन को समझ में आ रहा है। इसीलिए आप लोग चुनाव के एन पहले जाति जनगणना पर इतना अभी मजा आएगा। मैंने दोनों चीजें कही, जाति भी कहा और धर्म भी कहा मैंने। और जिस तरह से 8-8 जातियों के लोगों को फोटो लगाकर और लोगों को कहा गया कि ये भी मुख्यमंत्री हो सकता है, ये भी मुख्यमंत्री हो सकता है। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी जाति बताई होगी। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों की जातियां बताई होंगी। पहली सरकार है जो ये कहती है कि हमने दलित राष्ट्रपति बना दिए, आदिवासी बना दिए, फलाने बना दिए, ढिकड़े बना दिए। ये पहली सरकार है। तो जाति के नाम पर कौन वोट मांगता है वो पूरा देश जानता है। हम जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं उसके लिए तमाम बीजेपी के घटक दल भी कह रहे हैं कि होनी चाहिए, और 2011 में हुई भी थी, और 2011 के आंकड़े ये दबाकर बैठे हुए हैं। हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं कि सामाजिक न्याय में अब बहुत लंबा समय हो गया, अगर कुछ जातियां ओबीसी में भी पीछे रह गई, कुछ SC ST में भी कुछ वर्ग पीछे रह गए, तो उनको कैसे प्रतिनिधित्व दिया जाए, और अपना क्लियर स्टैंड करे बीजेपी कि हम किस तरह से उनको आगे लेकर आएंगे। क्या आपके पास कोई प्लान है? आज आर्थिक और सामाजिक विषमता लगातार बढ़ रही है और 10 साल में बहुत भयंकर तरीके से बढ़ी है। जिस तरह से रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन हुआ है ये पूरा देश जानता है। अब बात आती है वापस 2015 के कौन कौन से वायदे थे जिनके ऊपर मोदी जी कहेंगे कि मैंने ये काम कर दिए हैं, मेरे वायदे थे 15 लाख रुपए, 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी। जिस तरह से डबल किसान की आम की आय की बात की 2022 में, और उसके बाद कहा कि सबके घरों के ऊपर छत मिल जाएगी। अब आंकड़ों की बात कर लेते हैं। सुधांशु भाई ने कही, मैं सुधांशु भाई को चैलेंज करता हूं, मुझे अभी कोई भी वेबसाइट बता दें जिस पर यह लिखा हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ मकान दिए गए। मुझे कहीं पर भी दिखा दें वो 4 करोड़ का आंकड़ा। मेरे पास जो आंकड़ा है वो आंकड़ा मैंने बताया 75.51 लाख मकान बने, और उसमें से ऑक्यूपाइड है 71.39 लाख। 4 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया मुझे बता दीजिएगा। जल जीवन मिशन आवास योजना में 4 करोड़ एक करके देते हैं, बिल्कुल। क्योंकि नहीं तो फिर बताइए कौन सी वेबसाइट पर आज तक के दर्शक भी देखेंगे। सुनिए, आए बाएं बोलने से काम नहीं चलता है। सदन के पटल पर वित्त मंत्री ने बोला है लाइए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। फ्लोर ऑफ द हाउस पे फाइनेंस मिनिस्टर का दिया गया बयान है, और यहां पे विशेष नहीं, ये टीवी डिबेट में नहीं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया गया बयान ऑथेंटिक होता है किसी भी आपके मीडिया के सोर्स से। बस हवा निकल गई। जात वाले मक्खन पर आप अपनी आरी चलाना चाहते हैं देश पर, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मुश्किल फैसले लेकर ये सरकार आगे बढ़ रही है। फिर भी पीएम आश्वस्त है कि तीसरी बार मोदी सरकार। मैंने तमाम आंकड़े सामने रखे और एक एक आंकड़े को मैं आज कास्ट पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? जली ना, तेरी भी जली। बता रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं ना। मोदी जी धर्म की पॉलिटिक्स क्यों करते हैं या कोई जाति की पॉलिटिक्स पूछा मैंने उनसे, फिर कहूंगा मैं, उसका भी उत्तर दूंगा। मैंने आपको बहुत क्लैरिफाई कर दिया कि हम आज जाति की जनगणना की क्यों मांग कर रहे हैं, कि सोशल अपलिफ्टमेंट हो। लेकिन अगर कोई मक्खन पर लकीर खींचता है तो उस सरकार का नाम है मोदी सरकार। वो केवल और केवल जब विपक्ष में होती है तो कहती है कि लव लेटर नहीं लिखने चाहिए, और फिर बिना बुलाए वहां पर पहुंच जाते हैं। जो प्रधानमंत्री पहले कहते थे कि आप बेरोजगारी पर बात कीजिए, महंगाई पर बात कीजिए, टैक्स पर बात कीजिए, टैक्स कम होने चाहिए, उन्होंने हमेशा टैक्स बढ़ाकर डिसइन्वेस्टमेंट के पैसे से अपनी सरकार चलाई। 1991 के बाद से जितना डिसइन्वेस्टमेंट हुआ उसका 72% केवल मोदी जी की सरकार ने किया। जितना डिसइन्वेस्टमेंट, जितनी कंपनियों को बेचा गया उसका 72% केवल इस सरकार ने 9.5 वर्षों में किया। इसको कहते हैं कि कर्ज लेकर सरकार चलाओ, आरबीआई से 2,26,000 करोड़ लेकर सेक्शन 7 में सरकार चलाओ, महंगाई और बेरोजगारी की बात मत करो, टैक्स बढ़ा दो, टोल बढ़ा दो, और उसके बाद इनकम टैक्स में 1 रुपए की रिबेट मत दो। मुझे लगता है कि इसको कहते हैं कि किस तरह से मक्खन के ऊपर लाइन खींचना, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।